नमस्कार प्यारे बच्चों, माई सेल्फ राजेंद्र कुमार प्रजापति, प्रवक्ता भूगोल। आज एक बार पुनः हम लोग उपस्थित हैं 11वीं क्लास के भूगोल विषय के साथ। आज हम लोग भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत के अध्याय 3 पृथ्वी की आंतरिक संरचना का भाग 2 देखेंगे। ये आखिरी भाग है, इसी भाग में ये अध्याय संपूर्ण हो जाएगा। तो इस भाग को प्रारंभ करें उससे पहले हम लोग ये देख लेते हैं कि हमने पिछले पार्ट में हम लोगों ने क्या क्या चीज़ सीखा था, क्या क्या चीज़ वहाँ पे अध्ययन किया था। तो उसमें हमने समझा था कि भूगर्भ की जानकारी के जो स्रोत हैं कौन कौन से हैं, जिसमें हमने प्रत्यक्ष स्रोत, अप्रत्यक्ष स्रोत इसका अध्ययन किया था। और इसके अलावा हमने वहाँ पे अध्ययन किया था कि भूकंपीय गतिविधियाँ जो है उसके बारे में बहुत सारी चीज़ें सीखी थी, जिसमें हम लोगों ने तरंगों के बारे में अध्ययन किया था, भूकंपीय तरंगें और भूकंपीय तरंगों के संचरण की प्रवृत्ति का अध्ययन किया था और भूकंप छाया क्षेत्र का अध्ययन किया था। इसके अलावा भूकंप के प्रकारों पर प्रकाश डाले थे और भूकंप मापन के जो है तरीके भी देखे थे। इसके अलावा भूकंप के प्रभाव का भी हम लोगों ने अध्ययन किया था। आज हम लोग इस पार्ट में इस अध्याय को पूर्ण करेंगे। तो जो हमारे बचे हुए खंड हैं उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो बचे हुए खंडों के अंतर्गत हम लोग चर्चा करेंगे पृथ्वी की जो संरचना है, जो विषय का मूल टॉपिक है पृथ्वी की संरचना, उसका अध्ययन करेंगे, जिसमें हम लोग देखेंगे कि सामान्य जो संरचना है भूपर्पटी, मेंटल और क्रोण, और इसके अलावा जो रासायनिक संगठन के आधार पर सोयस महोदय ने जो विभाजन किया था उसका भी अध्ययन करेंगे। और इसके अलावा ज्वालामुखी का अध्ययन करेंगे। ज्वालामुखी के जो है उद्गार और उसकी आकृतियों के आधार पर वर्गीकरण ज्वालामुखी का देखा जाएगा। और इसके साथ साथ में ज्वालामुखी से निर्मित जो है स्थलाकृतियों का, अंतर्वेधी स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। और अंत में हम लोग गृह कार्य की तरफ जो है जाएंगे। तो चलिए चर्चा को हम लोग डिटेल से शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि पृथ्वी की संरचना। हमने पिछले अध्याय में जो पढ़ा था कि भूकंपीय तरंगें 3 प्रकार की जो हमने देखी थी, तो उनके स्वभाव को हमने समझा था। तो वहाँ पर ये समझा था कि जो पी तरंगें हैं वो तीनों प्रकार के माध्यम से गुजर सकती हैं, तरल, गैस और ठोस, तीनों प्रकार के माध्यम से वो गुजर जाती हैं। लेकिन जो सेकेंडरी वेव्स थी, इस प्रकार की जो तरंग थी, वो सिर्फ जो है ठोस पदार्थ से ही गुजरती थी। ये हमने वहाँ पर अध्ययन किया था। तो इन्हीं तरंगों को आधार बनाते हुए भूवैज्ञानिकों ने जो है पृथ्वी की आंतरिक संरचना को जो है 3 भागों में बांटा है। और इसके अलावा जो है सोयस महोदय ने रासायनिक संगठन के आधार पर भी 3 भागों में बांटा है। तो सबसे पहले हम लोग भूकंपीय तरंगों के प्रेक्षणों के आधार पर जो विभाजन, एक सामान्य वर्गीकरण है, सामान्य विभाजन है, उसका यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहला जो विभाजन है उसको भूपर्पटी कहते हैं। सबसे पहली परत पृथ्वी की भूपर्पटी या क्रस्ट के नाम से जानी जाती है, जो कि इसको 2 भागों में पुनः बांटा जाता है, महासागरीय भूपर्पटी और महाद्वीपीय भूपर्पटी। आप चित्र में देख सकते हैं कि महासागरीय भूपर्पटी जिसकी मतलब औसत मोटाई महासागरीय भूपर्पटी की लगभग 5 किलोमीटर है और महाद्वीपीय भूपर्पटी की लगभग 30 किलोमीटर मोटाई है। और ये इसकी मोटाई की अगर पर्वत श्रृंखलाओं की मोटाई देखें तो बहुत मोटी वहाँ पे ये परत पाई जाती है, लगभग 70 किलोमीटर तक मोटी है, ठीक है। लेकिन इन सब का अगर औसत निकाला जाए मोटाई का, तो औसत जो है लगभग 33 किलोमीटर मोटी परत भूपर्पटी की है। जहाँ पर हम हैं स्थलमंडल पे, वहाँ से ले करके और लगभग 33 किलोमीटर की गहराई तक भूपर्पटी का विस्तार पाया जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि इसकी मोटाई जो है तीनों परतों में सबसे कम है। और अगर इसकी संरचना की बात करें तो ये चट्टानी संरचना है, चट्टानों से निर्मित एक जो है ये परत है, ठीक है। और यहाँ घनत्व जो है हमने पढ़ा था पिछले जो है भाग में कि घनत्व जब गहराई बढ़ती जाती है, धरातल के नीचे हम बढ़ते जाते हैं गहराई में, तो घनत्व में वृद्धि होती जाती है। तो ये क्योंकि सबसे बाहरी परत है, तो बाहरी परत होने के कारण जो है इसका घनत्व भी कम होगा। तो इसका घनत्व जो है लगभग 3 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर जो है पाया जाता है। और इसके अलावा महासागरों के नीचे भूपर्पटी की रचना जो है बेसाल्टिक है। बेसाल्ट चट्टानों से, महासागरों के नीचे की जो भूपर्पटी है तली में, उसकी रचना किससे हुई है? बेसाल्ट चट्टानों से हुई है, ठीक है। और महासागरों के जो है भूपर्पटी का घनत्व लगभग 2.7 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये हमारी भूपर्पटी है, पहली जो है परत। और दूसरी परत जिसका नाम है मेंटल,
या उसको प्रावार भी हिंदी में कहते हैं। तो ये भूपर्पटी के नीचे वाला भाग जो है क्या कहलाता है, मेंटल कहला जाता है। भूपर्पटी के नीचे वाला हिस्सा मेंटल कहलाता है, जिसको एक रेखा विभाजित करती है, जिसको कहते हैं मोहो अशांतत्य। मोहो अशांतत्य, मोहो नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सबसे पहले इसका पता लगाया था कि जो भूपर्पटी है और मेंटल के मध्य जो है एक ऐसी संक्रमण पेटी पाई जाती है जहाँ पर भूकंपीय तरंगे जो है अचानक उनमें विस्थापन होता है, उनके जो है गति में जो है वृद्धि भी होती है, अचानक गति में वृद्धि हो जाती है, और इसके अलावा जो है उनके जो रास्ते हैं उनके पथ में मार्ग में विचलन भी आ जाता है। तो इस प्रकार से उन्होंने ये पता लगाया था, इसीलिए उनके नाम पर इस संक्रमण मेखला को क्या कहते हैं, मोहो अशांतत्य। ठीक है, जो कि मेंटल का विस्तार भी मोहो अशांतत्य से लेकर के और 2900 किलोमीटर की गहराई तक है। ठीक, अगर इसके घनत्व की बात करें तो 3.4 ग्राम प्रति घन का घनत्व है, और मेंटल का जो ऊपरी भाग है उसको दुर्बलता मंडल या स्थेनोस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है, और दुर्बलता मंडल का विस्तार लगभग 400 किलोमीटर की गहराई तक है। देखिए दुर्बलता मंडल जो है आगे ये काम आने वाला है, जब हम लोग ज्वालामुखी पढ़ेंगे तो ज्वालामुखी के लिए जो लावा है, जो मैग्मा है, मैग्मा की प्राप्ति का ये स्रोत होता है दुर्बलता मंडल। यहाँ पर जो है चट्टानी संरचना अर्धद्रवित अवस्था में पाई जाती है, जिसको अंदर चैम्बर में यह पाई जाती है, इसलिए उसको मैग्मा चैम्बर कहा जाता है। और भूपर्पटी और उसका ऊपरी मेंटल जो है, इन दोनों को मिला करके स्थल मंडल या लिथोस्फीयर भी कहा जाता है। जो हमारी भूपर्पटी है पूरी लगभग 33 किलोमीटर की जो है गहराई वाली, और ऊपरी मेंटल को भी दो भागों में बांटा गया है, ऊपरी मेंटल और निचली मेंटल। तो जो ऊपरी मेंटल वाले भाग है, ऊपरी मेंटल वाले भाग को और भूपर्पटी को, दोनों को सम्मिलित रूप से क्या कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, जिसके मोटाई जो है स्थल मंडल की 10 किलोमीटर से लेकर के 200 किलोमीटर तक पाई जाती है लगभग। और तीसरे जो डिवीज़न है वो है क्रोड या कोर, इंग्लिश में इसको कहते हैं, जो कि जिसके विस्तार की अगर बात करें तो 2900 किलोमीटर से लेकर के और पृथ्वी के केंद्र तक इसका विस्तार पाया जाता है। पृथ्वी के अंतरतम तक या केंद्र तक इसका विस्तार पाया जाता है। ठीक है, अब इसे पुनः दो भागों में बांटा गया है, बाहरी कोण और आंतरिक कोण। देखिए बाहरी कोण जो है ये तरल अवस्था में है, क्योंकि हमने देखा था छाया क्षेत्र का जब हम अध्ययन कर रहे थे पिछले पार्ट में, तो वहाँ पर हमने देखा था कि जैसे ही इस तरंगे बाहरी कोण यानी 2900 किलोमीटर की गहराई तक पहुँचती हैं, वैसे ही उनके मार्ग में जो है डिफ्लेशन आ जाता है, वो अपना मार्ग बदल देती हैं और उस पेटी को आंतरिक जो है इसको कोण को जो है भेद नहीं पाती, कोण में नहीं जा पाती हैं। तो इससे ये सिद्ध होता है कि जो कोण का जो बाहरी आवरण है वो तरल अवस्था में होगा, तभी तो वहाँ पर तरंगे नहीं पहुँच पाती हैं। इस प्रकार की तरंगे, पी तरंगों की गति वहाँ पर कम हो जाती है, क्योंकि ठोस में तेज़ चलती हैं, लेकिन जो है तरल में उनकी गति में थोड़ा सा जो है उसकी तीव्रता में कमी आ जाती है। ठीक है, और आंतरिक कोण की अगर बात करें तो आंतरिक कोण जो है ठोस अवस्था में है। अब ये ठोस अवस्था में क्यों है, तो देखिए अब यहाँ पे आपके दिमाग में एक प्रश्न आ रहा होगा कि भाई जब तापमान बढ़ता है, गहराई में जाते हैं, हमने पढ़ा था कि गहराई में जाने पर तापमान में वृद्धि होती है, तो जब तापमान में वृद्धि हो रही है तो फिर अंदर जा कर के और ज़्यादा तापमान हो जाएगा। तो और ज़्यादा तापमान हो जाने के कारण जो है वहाँ पर पदार्थ जो है द्रवित अवस्था में मिलनी चाहिए, पिघले हुए रूप में मिलने चाहिए, लेकिन सबसे गहराई में, सबसे अंतरतम में जो है पृथ्वी के ऐसा क्यों नहीं होता है, तो इसके पीछे दबाव एक सबसे बड़ा कारण है। क्योंकि अंदर जब जाते हैं तो पृथ्वी की सारी परतों का दबाव जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है, जिससे वहाँ पर जो है द्रवित अवस्था में पदार्थ ना मिल करके बल्कि पुनः ठोस अवस्था में पदार्थ पाए जाते हैं। इसीलिए जो है हमारी पृथ्वी की जो सबसे आखिरी परत है आंतरिक कोण वाली, जो सबसे नीचे सबसे अंतरतम वाली कोण है, जो आंतरिक कोण के नाम से जानी जाती है, वो किस अवस्था में है, ठोस अवस्था में है। और भूकंपीय तरंगों ने भी सिद्ध कर दिया, भूकंपीय तरंगे वहाँ पर पी तरंगे जो है तीव्र गति से चलने लगती हैं। अगर इसकी घनत्व की बात करें तो अंतरतम केंद्र का घनत्व जो है, कोर के केंद्र का घनत्व लगभग 13 ग्राम प्रति जो है घन सेंटीमीटर है। और यहाँ पर चूँकि निकेल और फेरस की अधिकता पाई जाती है, निकेल और फेरस मतलब लौह की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए इसको निफे भी कहा गया है।
आगे हम लोग जब डिवीज़न देखेंगे अभी स्वयं महोदय का, तो वहाँ भी निफे की चर्चा होगी। अब हम आते हैं स्वयं महोदय के जो है रासायनिक संगठन के आधार पे उन्होंने जो है इसका विभाजन 3 प्रकार से किया था। तो पहली परत जो थी उसको सियाल कहा, पहली परत को इन्होंने क्या कहा, सियाल कहा। और सियाल का निर्माण किससे हुआ, सिलिका और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है। सिलिका और एल्युमिनियम जैसे रासायनिक तत्वों की अधिकता पाई जाती है, इसीलिए जो है इस परत को इन्होंने सियाल कहा। और दूसरी परत को इन्होंने सीमा कहा। सीमा मतलब वहाँ उसकी जो संरचना है वो किससे बनी हुई है, सिलिका और मैग्नीशियम की वहाँ अधिकता पाई जाती है, इसलिए उसको सीमा कहा। और सबसे निचली वाली परत जो है आप चित्र में देख सकते हैं, सबसे निचली वाली परत जिसको हम लोग क्रोण कहते हैं, उसका निर्माण, उसके जो है निर्माण में सबसे अधिक जिन तत्वों की अधिकता है वह है निकेल और फेरस, इसीलिए उसको इन्होंने निफे कहा है। दोनों मतलब यहाँ पे तीनों परतों का नामकरण इन्होंने जिन तत्वों की अधिकता पाई जाती है उन तत्वों के जो है शुरुआत के अक्षरों से मिलाकर के इनका नामकरण किया है। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये तो हो गया डिवीज़न भूकंपीय जो है तरंगों के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना हमने देख ली। अब हम बात करेंगे यहाँ पर ज्वालामुखी के बारे में। देखिए ज्वालामुखी क्या है, ज्वालामुखी एक ऐसा स्थान है जहाँ से गैसें, राख, लावा, चट्टानी टुकड़े, धूल के कण और पायरोक्लास्टिक पदार्थ जिसमें लावा के जमे हुए टुकड़े शामिल हैं, ये सब निकल करके धरातल पर पहुँचते हैं। गैसों की अगर बात करें तो गैसों में जो है नाइट्रोजन के यौगिक हैं, सल्फर के यौगिक हैं, और इसके साथ साथ में क्लोरीन है, हाइड्रोजन है, और जो है आर्गन जैसी गैसें रिलीज होती हैं, निकलती हैं ज्वालामुखी में। ठीक है, और उद्गार की क्रियाशीलता के आधार पर ज्वालामुखी को 3 भागों में बांटा जाता है, सक्रिय, प्रसुप्त और विलुप्त ज्वालामुखी। ठीक है, सक्रिय ज्वालामुखी ऐसे ज्वालामुखी होते हैं जिनमें अभी अभी उद्गार हो रहा है या अभी कुछ समय पहले तक उद्गार हुआ है, तो ऐसे सक्रिय ज्वालामुखी हैं जो है इस प्रकार के ज्वालामुखी। और प्रसुप्त ज्वालामुखी ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे समय तक जिनमें उद्गार नहीं हुआ होता है लेकिन उद्गार होने की संभावना बनी रहती है। और इसके अलावा जो तीसरी जो कैटेगरी है विलुप्त या मृत्यु हो जाने की, तो उसमें अब आगे आने वाले भविष्य में भी उसमें उद्गार की संभावना नहीं होती है, तो ऐसे ज्वालामुखी मृत प्राय हो जाते हैं। ठीक है, अब हम लोग जो है यहाँ पर अध्ययन करेंगे जो है लावा और मैग्मा के बीच क्या अंतर है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। देखिए जब चट्टानी तरल अवस्था में चट्टानी पदार्थ जब मैग्मा चैम्बर में पाया जाता है, मेंटल के ऊपरी भाग में पाया जाता है, तो उसको मैग्मा कहते हैं। मेंटल के ऊपरी भाग में जब तरल चट्टानी पदार्थ पाया जाता है तो उसको क्या कहते हैं, मैग्मा कहते हैं। और यही पदार्थ जब धरातल की सतह पर बाहर आ जाता है तो इसको लावा कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे कि उद्गार की प्रकृति और जो है इनकी आकृतियों के आधार पर, सतह पर बनने वाली आकृतियों के आधार पर ज्वालामुखी को कितने कैटेगरीज में बांटा जा सकता है या बांटा गया है। तो यहाँ पर हम लोग अध्ययन करेंगे, इसको बहिर्वेदी स्थलाकृतियाँ भी कहते हैं, यानी चूँकि धरातल पर बाहर निर्मित होती हैं। देखिए पदार्थ ये जो लावा है या जो पिघला हुआ चट्टानी पदार्थ है, ये या तो ज़मीन के नीचे, सतह के नीचे भागों में जमा हो जाता है या सतह पर आकर के ऊपर जमा होता है। तो जब सतह पर बाहरी क्षेत्र में आकर के ये पिघला हुआ पदार्थ जमा होता है तो उससे जो निर्मित होने वाली आकृतियां हैं कुछ इस प्रकार से, जैसे एक आकृति है सील्ड ज्वालामुखी। ठीक है, सील्ड ज्वालामुखी ये मुख्यतः बेसाल्ट से निर्मित होता है। ठीक है, उद्गार के समय इसमें ज्वालामुखी उद्गार के समय लावा पतला होता है, और पतला होने के कारण देखिए लावा जब पतला होगा तो दूर तक उसका फैलाव हो जाता है, इस तरीके से दूर तक उसका फैलाव हो जाता है। ठीक है, इसलिए जब इस तरीके से दूर तक फैलाव हो जाएगा तो उसमें ढाल की तीव्रता कम होगी। ठीक है, पतला होगा, दूर तक फैल जाएगा तो ढाल की तीव्रता जाहिर सी बात है उसमें कम हो जाएगी। और इसके उदाहरण की बात करें तो ऐसे उदाहरण हवाई द्वीप के ज्वालामुखी में देखने को मिलते हैं। ठीक है, और दूसरा है नेक्स्ट कैटेगरी है मिश्रित ज्वालामुखी की। मिश्रित ज्वालामुखी जो है ये इसमें जो है ज्वालामुखी अपेक्षाकृत ठंडे जो है इसके चट्टानी जो है तरल पदार्थ होते हैं, ज़्यादा गर्म नहीं होते, ठंडे होते हैं, और क्योंकि पहले से ही ठंडे और गाढ़ा भी होता है, पतला नहीं होता, अपेक्षाकृत गाढ़ा होता है, और इसके अलावा चिपचिपा लावा होता है। तो जैसे ही बाहर निकलेगा थोड़ा बहुत ठंडा भी है और जो है बाहर निकला और गाढ़ा है तो उसके आसपास ही जो है जहाँ से इसकी निकास नली है, यानी जो ज्वालामुखी का मुहाना है उसके आसपास परतों में ये जमा होता रहता है।
ठीक है। और ज्वालामुखी में इसमें जो है पायरोक्लास्टिक पदार्थ भी बाहर निकलते हैं, राग भी बाहर निकलते हैं। पायरोक्लास्टिक पदार्थ हमने कि जैसा कि बताया था कि जो है लावा के जमे हुए टुकड़ों को पायरोक्लास्टिक पदार्थ कहते हैं, ठीक है। तो ये भी इसमें निकलते हैं और ये सब आकर के जो है ज्वालामुखी के मुहाने पर जमा हो जाते हैं। तो इससे क्या निर्मित होता है? मिश्रित ज्वालामुखी, ठीक है। और नेक्स्ट कैटेगरी है ज्वालामुखी कुंड या काल्डेरा, इसको कहते हैं। देखिए ज्वालामुखी काल्डेरा की और कुंड के जो निर्माण की प्रक्रिया है वो बहुत, जब तीव्र विस्फोट के साथ ज्वालामुखी का उद्गार होता है तो क्या होता है कि जो उसका मुहाना है, जो क्रेटर जिसको ज्वालामुखी जहाँ से उसका उद्गार होता है उसको मुहाना कहते हैं अथवा क्रेटर कहते हैं। तो जब विस्फोट के साथ उसका जो है उद्गार होता है तो उसका मुहाना या क्रेटर जो है ध्वस्त हो जाता है। वो ध्वस्त होकर के नीचे बैठ जाता है, जिससे बहुत बड़ा जो है एक विशाल गर्त निर्मित हो जाता है। इसी विशाल निर्मित गर्त को क्या कहते हैं? काल्डेरा कहते हैं, ठीक। नेक्स्ट है हमारा बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र। बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र जो है इसमें बहुत तरल लावा द्वारा जो है इसका निर्माण होता है। जब बहुत तरल लावा होगा और गर्म भी होगा तो दूर तक इसका फैलाव हो जाता है और दूर तक फैल जाने के कारण जो है इसमें ज़्यादा ऊंचे जो है चट्टानी संरचना नहीं दिखाई देती है, बल्कि कुछ समतलीय अवस्था में दिखाई देता है, जो है ऊपर फैली हुई अवस्था दिखाई देती है। और ये सबसे ज़्यादा जो है दूर तक फैली हुई संरचना है ज्वालामुखी, ठीक है। ऐसा आप जो है भारत में आप दक्कन ट्रैप का निर्माण इसी प्रकार के बेसाल्ट प्रवाह क्षेत्र से ही हुआ है। आप दक्कन ट्रैप को देख सकते हैं किस तरीके से बेसाल्टिक लावा प्रवाह से उसका निर्माण हुआ है, ठीक है। और अगली आकृति जो है वो मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी है। मध्य महासागरीय कटक ज्वालामुखी, जब ज्वालामुखी का उद्गार महासागरीय क्षेत्रों में होता है तो महासागरीय क्षेत्रों में होने के कारण वहाँ पर जो है लंबी लंबी कटकों का निर्माण हो जाता है, रिजेज का निर्माण हो जाता है, कुछ ऊंची ऊंची पहाड़ी संरचनाओं का, पर्वतीय श्रृंखलाओं का निर्माण हो जाता है, जिसको क्या कहते हैं? कटक कहते हैं। चूँकि ये महासागरों में निर्मित होता है इसलिए इनको महासागरीय कटक ज्वालामुखी से निर्मित होता है, इसलिए ज्वालामुखी कटक ज्वालामुखी कहते हैं। और इनका विस्तार जो है लगभग सभी महासागरों में पाया जाता है। और सभी महासागरों की अगर इनकी विस्तार की श्रृंखला की विस्तार की जो है अगर लंबाई देखी जाए तो 70,000 किलोमीटर से भी अधिक विस्तृत श्रृंखला ये पाई जाती है। सबसे प्रमुख उदाहरण जो है मध्य अटलांटिक कटक है, जो कि आप नक्शे में, मानचित्र में देख भी सकते हैं कि किस तरीके से छाया चित्र से जो है दिखाया गया है। और ये साकार में फैली हुई ये जो है मध्य अटलांटिक कटक है, जो कि महासागरीय कटक का एक प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। अब हम लोग जो है ज्वालामुखी स्थलाकृतियों का अध्ययन करेंगे। स्थलाकृतियों में खास करके जो लावा सतह के अंदर, सतह के नीचे जो है जमा हो जाता है, तो वहाँ पर जमा होने के बाद में जो स्थलाकृतियाँ बनती हैं उनको अंतर्वेधी आकृतियाँ कहा जाता है। और यहाँ पर निर्मित चट्टानों को, शैलों को क्या कहते हैं? पातालीय शैल। देखिए शैल दो प्रकार से होते हैं। एक तो जो धरातल पर आकर के आग्नेय चट्टान जमा हो जाते हैं उनको ज्वालामुखी शैल कहते हैं, और जो चट्टान जमीन के नीचे, सतह के नीचे ठंडे होकर के जमा हो जाते हैं उनको पातालीय शैल कहते हैं। तो पातालीय शैलों के जो है जमा होने से निर्मित अंतर्वेधी आकृतियाँ बनती हैं। तो अंतर्वेधी आकृतियों में जो है जो पहली आकृति है जिसका नाम है आपका बैथोलिथ। बैथोलिथ देखिए एक बेसिन नुमा जो है जब गहराई में जहाँ पर मैग्मा चैम्बर पाया जाता है उसके आसपास जो है एक गुंबद के आकार में, बेसिन नहीं गुंबद के आकार में जो है लावा का जमा हो जाता है। इस तरीके से काफ़ी दूर तक जब विस्तृत हो जाती हैं, बड़े बड़े गुंबद के आकार बन जाते हैं, तो उनको क्या कहते हैं? बैथोलिथ कहते हैं। इस प्रकार के जो है ग्रेनाइट के बड़े बड़े पिंड बन जाते हैं वहाँ पर, ठीक है। और नेक्स्ट है लैकोलिथ। लैकोलिथ भी कुछ बैथोलिथ प्रकार का ही है, जहाँ पर बैथोलिथ जो है बैथोस का मतलब ही होता है गहराई में, तो वो गहराई में बनेगा। और लैकोलिथ जो है ये भी एक तरीके से गुंबदनुमा आकृति है, जो परतदार चट्टानों में जब लावा का जो है प्रवेश हो जाता है तो नीचे से इस तरीके से प्रेशर बांधती हैं तो उसमें गुंबद के आकार का निर्माण हो जाता है। और ये सतह के आसपास बनती हैं, यानी कि जो है ऊपर बनती हैं, तो इसलिए जो है इनको लैकोलिथ कहा जाता है। तो बैथोलिथ और लैकोलिथ में बेसिक अंतर जो है वो यही है कि जहाँ बैथोलिथ गहराई में बनते हैं वहीं लैकोलिथ ऊपर बनते हैं, लेकिन दोनों के आकार एक जैसे ही हैं।
गुंबदाकार होते हैं, ठीक है। और कर्नाटक का पठार जो है ग्रेनाइट से निर्मित, ये लेकोलिथ का प्रमुख उदाहरण है, ठीक है। और इसके बाद में आप देखोगे लेपोलिथ या इसको लोपोलिथ भी कहते हैं। तो ये अवतल आकार वाली बेसनों में तस्त्री रुमा जो है जमा हो जाता है लावा का, तो वहाँ पर लेपोलिथ का निर्माण होता है। कुछ इस तरीके से तस्त्री के आकार में, जब अवतल संरचना वाली में तस्त्री के आकार की जो है बेसन नुमा तस्त्री के आकार के आकृतियों का निर्माण होता है, तो उसे क्या कहते हैं, लेपोलिथ कहते हैं। और नेक्स्ट आकृति हमारी फाइकोलिथ। फाइकोलिथ का मतलब होता है कि जो है जब चट्टानी संरचना जो है वो कुछ इस तरीके से हो, अपनति और अभिनतियाँ वहाँ हो, कुछ इस तरीके से मोड़दार चट्टानी संरचना हो धरातल के अंदर, जिसमें ऊपर वाले को अपनति कहते हैं। मोड़दार चट्टानी संरचना में जो ऊपर की चोटी होती है उसको अपनत कहते हैं, जो नीचे धसी हुई श्रेणी होती है उसको अभिनत कहते हैं। तब जब ऊपरी अपनत के ऊपर चट्टानों का जमाव हो जाता है, लावा का जमाव हो जाता है, और अभिनत के नीचे, तो इस तरीके से जो आकृति बनती है उसको कहते हैं फाइकोलिथ। नेक्स्ट है सिल या सीट। सिल या सीट जो है क्षैतिज तल में इनका जमाव होता है। क्षैतिज तल में चट्टानी की क्षैतिज संरचना में, यानी जो है इस तरीके से कुछ पड़ी हुई संरचना में, लेटी हुई संरचना में जब इनका जमाव हो जाता है चादर रूप में, चादरी रूप में जमाव हो जाता है, तो सिल और सीट का निर्माण होता है। दोनों में थोड़ा बेसिक अंतर है। सिल जो है ये अधिक मोटाई वाले जो है जमाव क्षेत्र होते हैं, और अगर सीट की बात करें तो कम मोटाई वाली जमाव जो है आकृतियां हैं। तो इस तरीके से सिल और सीट का निर्माण होता है। और इसके अलावा एक आकृति और बनती है जिसको डाइक कहते हैं। तो डाइक जो है ये लंबवत संरचना है। ये जब धरातल के नीचे अंतर्वेदी चट्टानों में जब लावा का प्रवाह लंबवत इस तरीके से पाइप में ही जमा हो जाता है, या फिर किसी चट्टानी संरचना में लंबवत रूप में जमा हो जाता है, दीवार की भांति ये खड़ी दिखाई देती हैं, तो ऐसी संरचना को क्या कहते हैं, डाइक कहते हैं, ठीक है। इसका उदाहरण आप पश्चिमी महाराष्ट्र में देख सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर अपने इस चैप्टर को पूरी तरीके से जो है समझ लिया और कंप्लीट कर लिया, ये पूर्ण हो गया है। और इस चैप्टर में हम लोगों ने जो चीज़ें सीखी, उसमें पहले खंड में हमने जो है वहाँ पर देखा था कि किस तरीके से प्रत्यक्ष और जो है अप्रत्यक्ष स्रोतों के माध्यम से पृथ्वी की आंतरिक संरचना का पता लगाया गया। फिर हमने इस खंड में जो चर्चा किया उसमें ये देखा कि जो है किस तरीके से भूकंपीय तरंगों के साक्ष्यों के आधार पर जो है पृथ्वी की जो है संरचना बनाई गई है, जिसमें हमने भूपर्पटी, मेंटल और क्रोण का अध्ययन किया। सोयस महोदय द्वारा रासायनिक संगठन के आधार पर जो विभाजन था उसका भी हम लोगों ने यहाँ पर अध्ययन किया। इसके अलावा ज्वालामुखी और ज्वालामुखी से निर्मित होने वाले स्थल रूपों का भी अध्ययन किया। और इसके अलावा हम लोगों ने अंतर्वेदी आकृतियों का भी यहाँ पर अध्ययन किए। अब बच्चों बारी आती है गृह कार्य की। तो गृह कार्य में आप लोग कुछ प्रश्न हैं जो 30 शब्द के हैं और कुछ प्रश्न जो है 150 शब्द के हैं। तो 30 शब्दों वाले प्रश्न हैं, आप लोग नोट कर लीजिए अपने नोटबुक में। पहला प्रश्न है, पृथ्वी की 3 परतों के नाम लिखिए। ठीक, पृथ्वी की आंतरिक 3 परतों के नाम लिखने हैं, आंतरिक 3 परतों के नाम लिखिए। दूसरा प्रश्न है, मोहो अशांतत्य किनके मध्य पाई जाती है। और तीसरा प्रश्न, दुर्बलता मंडल पर प्रकाश डालिए। चौथा प्रश्न है, काल्डेरा का निर्माण कैसे होता है। और 5वां प्रश्न है, पातालीय शैल से आप क्या समझते हैं। ठीक है। और एक बड़ा प्रश्न है जिसको 150 शब्दों में लगभग लिखना है। ये प्रश्न, ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित अंतर्वेदी आकृतियों का वर्णन कीजिए, सचित्र वर्णन कीजिए। तो आपको चित्र बना करके इसका वर्णन करना है। ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ये चैप्टर 2 पार्ट में आज कंप्लीट होता है। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।